नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात माफिया अतीक और उसके पाप के 101 घड़ों की, जिसमें से पहला घड़ा आज फूट गया। प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस सजा के बाद ऑपरेशन मिट्टी की गूंज अब तेज हो गई है। सरकार कह रही है कि जो कहा था वो करके दिखाया है, लेकिन अतीक को बाहुबली अतीक बनाने की डार्क स्टोरी हैरान कर देने वाली है। आज इसका पूरा विश्लेषण होगा। इसी के साथ ही बात होगी चाचा भतीजे के चक्रवर्ती प्लान की, जिसके जरिए भाजपा से लेकर बसपा के खिलाफ बड़ी किलेबंदी की जा रही है। तो रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और चलिए विश्लेषण में सबसे पहले बात अतीक अहमद, जिसे प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट की इस सजा के बाद अतीक अहमद अब जिंदगी भर जेल में रहेगा। लेकिन ये 45 साल में पहली बार है जब अतीक को किसी मामले में सजा हुई हो, जबकि उसके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मतलब अतीक के पाप का अभी सिर्फ ये पहला घड़ा फूटा है। और अब सवाल बड़ा, जब एक केस में सजा होने में 45 साल लग गए, तो बाकी के 100 केस में सजा होने में आखिर कितने साल लगेंगे? आजीवन कारावास लाया और 1-1 लाख रुपया वादी के परिवार को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। फांसी की सजा सुनाई है। अतीक के पाप का घड़ा भरा, एक फूटा 100 बाकी। उम्र भर जेल, खत्म हुआ अतीक का खेल। 45 साल में पहली सजा, अब जेल में नहीं मिलेगा मजा। माफिया पर कानून का सबसे बड़ा हंटर, शूटर कब करेंगे सरेंडर? ये अदालत तमाम गवाहों, सबूतों को ध्यान में रखते हुए माफिया अतीक अहमद, शौकत हनीफ और दिनेश पासी को उम्र कैद की सजा सुनाती है। ये अतीक अहमद के 45 साल के जुर्म के इतिहास में पहली बार है जब उसे किसी केस में अदालत ने सजा सुनाई है। ये पहली बार है जब अदालत ने अतीक अहमद को किसी मामले में दोषी माना है। ये पहली बार है जब अतीक अहमद की अकड़ पर कानून का हंटर चला है। क्योंकि जिस उमेश पाल हत्याकांड के बाद सरकार ने अतीक और उसकी कंपनी को मिट्टी में मिलाने का ऐलान किया था, उसी उमेश पाल के अपहरण मामले में प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक और उसके 2 साथियों हनीफ और दिनेश पासी को उम्र कैद की सजा सुनाई। मतलब अब अतीक अहमद का खेल खत्म हो गया है, उसे अब जिंदगी भर जेल में रहना होगा। अभियुक्तगण अतीक अहमद व दिनेश पासी को अंतर्गत धारा 364A/34/120B, 341, 342, 504, 506 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में दोषी किया गया। इसी प्रकार से खान सौलत उर्फ हनीफ को अंतर्गत धारा 364A/120B में दोषी किया गया। इसमें अतीक अहमद और दिनेश पासी को 364A में आजीवन सश्रम कारावास व 5-5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। अतीक अहमद को पहली बार किसी मुकदमे में सजा मिली है। वो पहली बार सजा याफ्ता हुआ है। अब वो जब साबरमती जेल पहुंचेगा तो वहां उसे बिल्ला नंबर अलॉट किया जाएगा, उसे कैदियों वाले कपड़े दिए जाएंगे और साथ ही साथ जेल में रहकर उसे काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि अदालत ने उसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल का अपहरण हुआ था। बाद में उमेश पाल ने आरोप लगाया था कि उसके अतीक अहमद ने न सिर्फ उसके साथ मारपीट की, बल्कि उसे जान से मारने की धमकी दी थी। अब इसी केस में 17 सालों बाद कोर्ट ने अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। माननीय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी दिया है।
इन 3 अभियुक्त जिनको सजा दिलाई गई है उसमें अतीक अहमद स्वयं शामिल है। लेकिन कोर्ट ने जहां अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई, वहीं अतीक के भाई अशरम अजीम बाकी के 6 आरोपी अंसार बाबा, फरहान, इसरार, आबिद प्रधान, आशिक मल्ली और एजाज अख्तर को बरी कर दिया है। लेकिन जिस तरह से अतीक को उम्र कैद की सजा मिली है, उससे साफ है कि अतीक के पाप का पहला घड़ा फूट गया है, क्योंकि अतीक पर 101 मामले दर्ज हैं, जिनमें से पहले केस में उसे सजा हुई है, जबकि 100 केस में अभी सजा बाकी है। लेकिन इन सभी मामलों में अतीक को सजा हुई तो उसे काटने के लिए अतीक की कई जिंदगियां कम पड़ जाएंगी। अतीक अहमद के खिलाफ कुल 101 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तमाम मामलों में वो बाइज्जत बरी हो चुका है। हालांकि तमाम मुकदमों का ट्रायल अभी चल रहा है। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि सजा मिलने का जो सिलसिला आज शुरू हुआ है वो आगे भी जारी रह सकता है। लेकिन उम्र कैद की सजा के बाद भी अतीक की अकड़ ढीली नहीं हुई। जब दिनेश चंद्र शुक्ला ने अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई, वो कोर्ट रूम में हेकड़ी के साथ खड़ा रहा। न उसे अपने किए पर कोई पछतावा था, न उसकी आंखों में कोई डर था। इतना ही नहीं, जब अतीक कोर्ट रूम से बाहर आया तो अपने समर्थकों को हाथ हिलाकर ये जताने की कोशिश की कि सब ठीक है। उस पर इस उम्र कैद की सजा का कोई असर नहीं हुआ है। अतीक अहमद बोझिल कदम है, बोझिल चाल है, सर झुका हुआ है अतीक अहमद का। और देखिए किस तरह से थका हुआ अतीक हाथ हिला रहे हैं। अतीक ने मीडिया की तरफ देखकर हाथ हिलाया है और ये इशारा किया है कि सब ठीक है, सब ठीक है। ये अतीक ने इशारा किया है सब ठीक है और अब उसको प्रिजन वैन में वापस बैठा दिया जाएगा यहाँ से। अतीक अब ये अतीक की बेशर्मी है या वो बाहर से कोई फर्क ना पड़ने का दिखावा कर रहा है, क्योंकि ये सच है कि अब अतीक को जिंदगी भर जेल में रहना होगा। न उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, न बाहर का खाना, क्योंकि सजा के बाद अतीक एक कैदी है जिसका एक बिल्ला होगा, जिसका नंबर अतीक की पहचान होगा, जहां उसे जेल के कपड़े पहनने होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस राजनीतिक हनक के चलते अतीक जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा माफिया बन गया, वो सजा के बाद कभी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। प्रयागराज से विवेक त्रिपाठी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। अतीक को हुई उम्र कैद की सजा के बाद ऑपरेशन मिट्टी की गूंज फिर से एक बार तेज हो गई है, क्योंकि अतीक को मिली सजा पर सरकार जहां अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और पुरानी सरकारों की मंशा पर सवाल उठा रही है, क्योंकि जब से प्रयागराज हत्याकांड हुआ है तब से सियासत गर्म है। ऑपरेशन मिट्टी जारी, अतीक पर मंगल भारी। सजा के बाद एक्शन में सरकार, माफिया के खेमे में हाहाकार। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जब 24 फरवरी को प्रयागराज के चकिया इलाके में अतीक अहमद के गुर्गों ने दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या की थी, तब विधानसभा की चलती कार्यवाही के बीच सीएम योगी ने कहा था, जिसने भी उमेश पाल को मारा है उन सबको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और अब जिस तरह से अतीक अहमद को 17 साल पुराने मामले में कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, उसे सूबे की सरकार ऑपरेशन मिट्टी से जुड़ा हुआ एक्शन बता रही है। हमारी सरकार पूरी तरह से अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर उनका सफाया कर रही है। अदालत में पैरवी की जा रही है कि एक अपराधी को बड़ी से बड़ी सजा मिले। इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। गुंडे माफिया हैं इस प्रकार के हर मतलब जो समाज में दुर्भावना फैलाते हैं, ऐसे आतंक फैलाते हैं, सरकार काम करती है और दोषी व्यक्ति कोई नहीं बचने वाला है। इस आदरणीय योगी शासन में उन सभी को दंड मिलेगा, सजा मिलेगी। एमपी एमएलए कोर्ट का मैं स्वागत करता हूं और उन्होंने दोषी करार दिया है। मुझे लगता है कि अब पाप का घड़ा अतीक अहमद का भर चुका है। अतीक अहमद का खौफ इतना था कि दर्जन भर न्यायाधीशों ने अतीक अहमद के मामले की सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद आज न केवल अतीक अहमद के खौफ का अंत हुआ है, बल्कि अतीक अहमद को अपने किए की सजा भी मुकर्रर हुई। दरअसल जब से प्रयागराज हत्याकांड हुआ है, तब से उत्तर प्रदेश का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए
सत्ता पक्ष को घेरता रहा है। और जब प्रयागराज MP MLA कोर्ट ने अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई, तब भी अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा। केवल ये मत कहिए समाजवादी पार्टी जोड़ रहे, आपको ये जांचना चाहिए कि जेल में रह करके उससे पर्चा भरवाने के लिए चुनाव में कौन कौन से अधिकारी, कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता मिले रहे, और कोर्ट का फैसला है वो सब स्वीकार हुआ। लेकिन जहां समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है, सत्ता पक्ष अतीक को शह देने, उसे पालने पोसने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहा है। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह देता हूं, इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी? पहले जैसा राज्य नहीं रहेगा कि सपा बसपा कांग्रेस का जैसा शासन था कि देश भ्रष्टाचार में गिना जाएगा, देश गुंडागर्दी में गिना जाएगा। नहीं, अब से सोच बदला, दुनिया के अंदर विकास के नाम से जाना जाता है। सबको पता है कि अतीक अहमद 2004 से 9 समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर लोकसभा, जहां कभी जवाहरलाल नेहरू MP होते थे और लोहिया जी वहां चुनाव लड़ते थे, वहां ऐसे अपराधी किस्म के व्यक्ति को टिकट दे करके और वोट ट्रांसफर करके उसको दिल्ली की लोकसभा दिखाने का काम अखिलेश यादव ने किया। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि आखिर 45 साल तक अतीक कैसे बचा रहा? क्यों उस पर हत्या, रंगदारी, किडनैपिंग जैसे मामले दर्ज होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ? क्योंकि अभी अतीक को सिर्फ उमेश पाल के अपहरण मामले में सजा हुई है, जबकि उमेश पाल की हत्या से लेकर 100 मामले में हिसाब अभी बाकी है। प्रयागराज से विवेक त्रिपाठी के साथ मोहम्मद मोई, ABP गंगा। तो 17 साल पुराने मामले में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हुई है और अब नैनी जेल से साबरमती जेल ले जाया जा रहा है। काफिले के साथ हमारे संवाददाता विवेक भी साथ ही में मौजूद है, उनसे अपडेट ले लेते हैं कि कहां तक ये काफिला पहुंचा है। विवेक, जानकारी दें, अपडेट बताएं कि कहां तक ये काफिला पहुंच चुका है, कितनी स्पीड के साथ, तेजी के साथ चल रहा है? बिल्कुल दीपा, देखिए काफिला निकला है 8:30 बजे के आसपास निकला है और अब इस समय रीवा रोड पर है। रीवा रोड पर जो टोल प्लाजा है, 12 टोल प्लाजा, उसको क्रॉस कर चुके हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी जो रूट तय हुआ था चित्रकूट से सीधे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से सीधे उस जगह पर निकलेंगे जहां से आगे रास्ता जालौन के लिए कटा हुआ है, जालौन, झांसी और उसके बाद शिवपुरी। अभी तक यही रूट पूरा प्लान हुआ था और उसी रूट पे, जिस रूट से यानी साबरमती जेल से चलकर आए थे, उसी रूट से वापस जा रहे हैं। चूंकि वो रूट अच्छी तरह से जाना समझा हुआ है सारे अधिकारियों का, और रास्ते में जो आते समय साबरमती जेल से जिस तरह से जनपदों की पुलिस का कोऑर्डिनेशन हुआ था, कोऑर्डिनेशन मिला था, समन्वय के साथ पूरी फ्लीट निकली थी, काफिला निकला था, उसी कोऑर्डिनेशन के साथ ही वापसी का भी प्लान हुआ है। हालांकि कुछ विलंब हो गया क्योंकि अतीक अहमद सजा सुनाए जाने के बाद 3:45 बजे ठीक जेल में दाखिल हुआ था, नैनी सेंट्रल जेल में, और उसको वहां पर प्रिजन वैन में ही बैठाए रखा गया और 8:30 बजे तक यानी लगभग 5 घंटे तक वो अपनी प्रिजन वैन में ही बैठा रहा। इस दौरान अतीक अहमद की तबीयत भी बिगड़ी, उसका जो BP है वो फ्लक्चुएट कर रहा था। डॉक्टर ने उसको आकर देखा भी। ये कहा जा रहा है, जो पुलिस अधिकारियों का कहना है, जब उनसे विलंब के लिए पूछा गया कि आखिर क्या देर हो रही है, क्या अतीक को ले जाएंगे या आज रात में? बिल्कुल विवेक, और जिस तरीके से आप भी काफिले के साथ लगातार आगे बढ़ते हुए तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। बात करते हैं अतीक कैसे बना बाहुबली, सियासत की डार्क स्टोरी, क्योंकि जिस अतीक को इतना शोर मचा है, जिस अतीक को लेकर, वो जुर्म की दुनिया का इतना बड़ा माफिया कैसे बन गया और क्यों उस पर कभी किसी राजनीतिक दल ने शिकंजा कसने की कोशिश तक नहीं की, इस रिपोर्ट में देखिए। सत्रह साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में कदम, कैसे बढ़ी अतीक की राजनीतिक हनक। यूपी की राजनीति का बाहुबली, उम्र कैद के बाद खलबली। क्या ये अतीक अहमद की जुर्म की दुनिया के अंत की शुरुआत है? क्या ये यूपी के तमाम माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ खुली जंग का खुला ऐलान है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासत और अपराध सत्ता का वो कॉकटेल है जिसे तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से
इस्तेमाल करते रहे। लेकिन क्या सूबे की योगी सरकार ने राजनीति का ये पैटर्न बदल दिया है? ये सवाल इसलिए कि जिस अतीक अहमद ने 17 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में कदम रखा, वो एक के बाद एक जुर्म करता रहा, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने उस पर शिकंजा कसने की ना कोई कोशिश की, ना किसी को करने दी। तो क्या मान लिया जाए कि अतीक अपनी पावर और अपने राजनीतिक रसूख के चलते यूपी की सत्ता को साधता रहा और पुरानी सरकारों ने भी अतीक को खुलेआम कुछ भी करने दिया? राजनीतिक दलों ने अतीक अहमद को सियासी मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया तो शातिर दिमाग अतीक अहमद ने खद्दरधारियों की इस कमजोरी का भरपूर फायदा उठाया। क्षेत्रीय पार्टियों ने अतीक अहमद को सियासी संरक्षण देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 1993 के चुनाव में मुलायम और मायावती दोनों ने ही अतीक अहमद का समर्थन किया था। अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से सांसद भी चुना गया और विधायक भी। डॉक्टर सोनेलाल पटेल के अपना दल से भी अतीक अहमद विधानसभा तक पहुंचा था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने तो साबरमती जेल में रहते हुए अतीक अहमद को अपनी पार्टी की सदस्यता दी थी। गौरतलब है कि अतीक अहमद ने 1989 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत निर्दलीय चुनाव लड़कर की, लेकिन बाद में वो कभी साइकिल पर सवार हुआ तो कभी बसपा पर तो कभी अपना दल एस के टिकट पर चुनाव लड़कर कभी विधानसभा तो कभी लोकसभा पहुंचता रहा। मतलब एक दल ने अतीक को निकाला तो दूसरे ने बाहें खोलकर अतीक का स्वागत किया। न किसी ने अतीक पर दर्ज मुकदमों को देखा, न उस पर कोई एक्शन लिया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अतीक अहमद पर करीब 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या की कोशिश, अपहरण, सरकारी काम में रुकावट डालने, शांति व्यवस्था भंग करने, पुलिस के साथ मारपीट, लाइसेंसी शस्त्र के दुरुपयोग करने, गुंडा एक्ट, जमीन पर जबरन कब्जा जैसे आरोप शामिल हैं। मतलब अतीक पर जिस रफ्तार में मुकदमे बढ़े, उसी रफ्तार से राजनीतिक दलों की रहमत भी बढ़ती चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, EBP गंगा। बाद चाचा भतीजे का चक्रवर्ती प्लान, दलित मोर्चे पर जंग का ऐलान। क्योंकि समाजवादी पार्टी MYD फॉर्मूले पर काम कर रही है। वो अपने यादव मुस्लिम वोट में दलित वोट को जोड़ना चाहती है और इसी गठजोड़ को हवा देने आज अखिलेश और शिवपाल कानपुर में थे। यहाँ पर राष्ट्रवादी खटीक विकास समिति के रजत जयंती का समारोह था, लेकिन मंच पूरा समाजवाद के रंग में रंगा हुआ है। चाचा भतीजे का चक्रवर्ती प्लान, दलित मोर्चे पर जंग का ऐलान। अखिलेश ने मांगा नेताजी वाला आशीर्वाद, 24 के पिच पर सबसे बड़ा हथियार। बहुत पहले कभी नेताजी का भी इसी हॉल में कार्यक्रम हुआ था। जिस तरीके से नेताजी को आपने हमेशा आशीर्वाद दिया, हम सब समाजवादियों को इस बार आपका पूरा का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। 24 की चुनावी जंग में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी से दलित मोर्चाबंदी में जुट गई है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव पहली बार कानपुर में एक ही मंच पर नजर आए। मौका तो राष्ट्रवादी खटीक विकास समिति के रजत जयंती समारोह का था, लेकिन मंच पूरा समाजवाद के रंग में रंगा हुआ था। मंच पर 12 कुर्सी लगाई गई थी, जिनमें सिर्फ 3 सीट पर राष्ट्रवादी खटीक विकास समिति के आयोजक करता थे, जबकि 9 सीटों पर अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव के साथ पार्टी के पदाधिकारी आसीन थे। देखने में ही समझ आ रहा था कि रजत जयंती समारोह किस तरह समाजवाद के रंग में डूबा था, क्योंकि अखिलेश उसी मंच से संविधान बचाने के नाम पर बहुजन समाज को सपा के साथ जोड़ने का आह्वान कर रहे थे कि संविधान हमें और आपको बचाना है। मुझे खुशी है इस बात की कि अब सब लोग इस बात के लिए तैयार हो गए हैं और धीरे धीरे इस बात की जागरूकता फैल गई है कि अगर ये सरकारें सत्ता में बनी नहीं तो हो सकता है एक दिन ऐसा आएगा कि जो संविधान हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है उस संविधान को ये खत्म कर दिया। दरअसल समाजवादी पार्टी की कोशिश अपने वोट में दलित वोट को जोड़ने की है, जिसे साधने के लिए जहां एक तरफ अखिलेश यादव संविधान से लेकर बाबा साहेब का नाम लेकर दलित वोट को रिझाने में लगे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने 9 बार के विधायक अवधेश प्रसाद और आगरा से आने वाले सपा महासचिव रामजी लाल सुमन को बड़ा चेहरा बनाया है। 24 का चुनाव संविधान को बचाने का आखिरी चुनाव है। 22 में भी हम लोगों ने कहा कि ये सत्ता में आ जाएंगे तो संविधान नहीं बचेगा।
और मैं आपको कह करके जा रहा हूं 24 में अगर ये दोबारा आ गए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये बदलने का काम करेंगे। पता नहीं कौन सा संविधान आएगा, वो हम नहीं लोग नहीं जानते। समाजवादी पार्टी की कोशिश दलित मोर्चे से भाजपा और बसपा दोनों का खेल खराब करने की है, क्योंकि दलित वोट को बसपा का वोट माना जाता रहा है, लेकिन पिछले कई चुनाव में इस वोट का झुकाव भाजपा की तरफ रहा है। उधर सपा का भी दावा है कि 2022 में दलितों का एक बड़ा वोट उसे भी मिला है। इसे इस बात से समझ सकते हैं कि 2012 में जब सपा ने यूपी में सरकार बनाई थी तब उसे 29% के करीब वोट मिला था, लेकिन 2022 में उसका वोट प्रतिशत 32% तक पहुंच गया। अब सपा की कोशिश इसे 50% तक पहुंचाने की है, जिसके लिए सपा गैर यादव, ओबीसी और दलित वोट पर काम कर रही है, क्योंकि सपा ने 2024 में अपने लिए 50 सीट का टारगेट सेट किया है। हटीक समाज के लोग हैं, हटीक के साथ साथ जितने भी पिछड़े हैं, दलित हैं, जितने भी उपेक्षित हैं, अगर संविधान की रक्षा तभी होगी जब हम सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। जिन लोगों को जिम्मेदारियां मिली हैं, जो लोगों को जिम्मेदारियां मिली हैं, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे जो भी जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को जरूर निभाएं। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी दलित मोर्चे में सफल हो पाएगी, क्योंकि इसकी एक बड़ी परीक्षा इसी साल होने वाले निकाय चुनाव में भी हो जाएगी, जहां समाजवादी पार्टी फिर एक बार भाजपा के सामने हो। कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।